हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मोहित सिंह रावत और यहाँ पर दोस्तों आपके एग्जाम के लिए जो ईओ का एग्जाम है, चाहे आगे कोई और एग्जाम हो, चाहे बीपीडीओ का हो या फिर कोई और एग्जाम है, तो उसमें कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और आपके इस ईओ एग्जाम में भी 3 से लेकर 4 प्रश्न कंप्यूटर के आने हैं, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चैप्टर के भीतर ही भीतर यहाँ पर एक चैप्टर है। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, इसमें से लगभग 55-56 क्वेश्चन वह हैं जो आपको यूकेपीएससी ने ही अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको पूछे हैं। तो शुरुआत के लगभग 55-56 क्वेश्चन हम उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर लगभग 55-50 के आसपास जो और क्वेश्चन हैं वो अलग हैं, कंप्यूटर के ही। तो सभी क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और रही बात दोस्तों, आपके लिए जो पर्यावरण चैप्टर वाला है, भारतीय कृषि है, ये चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है। लगभग 12,000 स्टूडेंट ने देख लिया है। ठीक है, करंट अफेयर भी दोस्तों आप सभी के लिए करा रखी है हमने यहाँ पर। उत्तराखंड के 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर, 200 नहीं बल्कि 260 आप जाके देखिएगा। और कल ही हमने आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास दी है, खेल संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और रही बात दोस्तों, आप हिंदी की क्लास भी देख सकते हैं, 4 घंटे की मैराथन क्लास है। इसके अलावा 3 सेट और भी हैं, पहले आप देखिएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, तो अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई फैक्ट और बात नहीं, केवल क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो साथियों देखिए, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, विंडो 11 हो गया, तो ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो सी आपको दिखाई दे रहा है जावा, ये नहीं है, क्योंकि ये तो एक लैंग्वेज है। ठीक है, जावा हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया है, ये क्या है, एक लैंग्वेज है। बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लिनक्स, विंडो 11। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया। देखिए, कौन सा यहाँ पर है जो कौन सा यहाँ पर आपके सामने पूछा गया है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जिसका आविष्कार किया गया है। डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस, यूनिक्स हो गया है, विंडो 10 हो गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूनिक्स इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा है कि निम्न में से कौन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, आपको ये चीजें यहां पर याद कर लेनी है, सिंगल यूजर कौन सा है, मल्टी यूजर कौन सा है। तो 3-4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग की बात करें तो आपको मिलेगा यूनिक्स और जोनिक्स। तो देखिए दोस्तों, जो यूनिक्स हो गया है और जोनिक्स हो गया है, ये क्या है, मल्टी यूजर है। एमएस डोस और विंडोज एनटी, ये क्या है, ये है सिंगल यूजर। ठीक है, तो मल्टी यूजर आप 2 ध्यान रखिएगा, यूनिक्स, जेनिक्स। सिंगल यूजर की बात करें, एमएस डोस और विंडोज एनटी। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये हो चुके हैं जो आपको पूछे गए हैं। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेटर है। देखिए, ट्रांसलेटर का काम कौन सा करता है, देखिए आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का, मेमोरी है, एमएस ऑफिस है, कंपाइलर है, या इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, तो सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कंपाइलर। ठीक है, ट्रांसलेटर क्या है, कंपाइलर है। देखिए, मतलब जो ट्रांसलेटर का काम करता है, हाई लेवल को लो लेवल में, लो लेवल को हाई लेवल में। तो जैसे असेंबल होता है, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, तो ये एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरडीबीएमएस का उदाहरण है। ठीक है, एमएस ऑफिस, वेब ब्राउजर, जावा और ओरेकल। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रटने हैं, ये यहाँ पर ऑप्शन डी मिलेगा, ओरेकल यहाँ पर इसका सही आंसर है। पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, पेरिफेरल का मतलब जो कंप्यूटर में हम जैसे बाहर से कुछ ऐड कर रहे हैं ना, जैसे हमने कीबोर्ड लगा दिया है, ये बाहर से हमने लगा दिया है, प्रिंटर हमने बाहर से ऐड कर दिया है, यानी किसी बाहरी सोर्स से हमने जोड़ दिया है एक केबल के थ्रू, तो बाहर से जोड़ रहे हैं, पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे होंगे, प्रिंटर, ये एक प्रकार का पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, ये इसके भीतरी पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्ट हो जाते हैं। तो जो प्रिंटर है, जो बाहर से हम जोड़ रहे हैं, ये पेरिफेरल के अंतर्गत आ जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जावा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जावा, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं होती है दोस्तों, कहां पर, स्मृति प्रबंधन में, यानी मेमोरी मैनेजमेंट में, प्रक्रिया प्रबंधन में, जो प्रोसेस हो रहा है उसके मैनेजमेंट में, इनपुट आउटपुट प्रबंधन में, और वायरस से सुरक्षा में।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कहां पर भूमिका नहीं होती है, ये आपको पूछा गया यहाँ पे प्रश्न है। देखिए सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं ये वाले, ठीक है। शुरुआत के 55 प्रश्न केवल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वे आपके सामने रखे हैं। तो आप दोगे ऑप्शन डी यानी वायरस से सुरक्षा, ठीक है। इसके लिए हम एंटीवायरस लगाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अब है डीबीएमएस। देखिए डीबीएमएस क्या है, निम्नलिखित डीबीएमएस में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है डीबीएमएस में। तो देखिए दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है एसक्यूएल, स्ट्रक्चरल जो यहाँ पर क्वेरी लैंग्वेज होती है ना, उसका आपको ध्यान रख लेना है। डीबीएमएस में एसक्यूएल, ध्यान रखिएगा, आपने सुना होगा एसक्यूएल, एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल का प्रयोग डीबीएमएस में किया जाता है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस दोस्तों कौन सी नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो इसका मेन फंक्शन होता है ना कंप्यूटिंग करने वाला, तो वो पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे जो चीज हम बाहर से जोड़ रहे हैं, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट वाली डिवाइसेज हैं, तो वो पेरिफेरल के अंतर्गत आ जाती है। जैसे इनपुट स्क्रीन हो गया है, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया है, कीबोर्ड हो गया है, तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। जो सीपीयू है जो मेन कंप्यूटिंग का काम करता है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है, ठीक है। माउस, प्रिंटर, कंप्यूटर स्क्रीन और यहाँ पर कीबोर्ड, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। 12वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का सीपीयू का एक भाग नहीं, सीपीयू का भाग है। देखिए सीपीयू की बात करें, कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू से मिलकर बनता है ना, एएलयू से। तो कंट्रोल यूनिट हो गया है यानी सीयू ऑप्शन सी हो गया है, और ए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो एएलयू से मिलकर बना होता है। प्लस मेमोरी भी आती है इसमें, है ना। तो कंप्यूटर का एक भाग सीपीयू का भाग है, तो कंप्यूटर सीपीयू दो चीजें ध्यान रखना है, कंप्यूटर सीयू कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू, और बाद में पूरा कंप्यूटर जो बनता है वो मेमोरी, मेमोरी प्लस एएलयू प्लस सीयू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 पे चलेंगे और पूछा है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक डिवाइस को भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्क है, उन सभी को जोड़ने का काम करता है कौन सा डिवाइस है वह, हब है, ब्रिज है, गेटवे है या फिर रिपीटर है। तो देखिए दोस्तों आपको केवल याद कर लेना है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, गेटवे सही होगा। ये गेटवे के माध्यम से भिन्न भिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है कि एक गोलाकार डिस्क जिसमें छोटे छोटे गड्ढे या पिट्स हैं और इसे जलाकर बर्निंग कर कर रिकॉर्डिंग की जाती है को कहते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क यहां पर इसका सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, डीडीएल आपने देखा हो ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो डीडीएल आप ध्यान रखना, डीडीएल, ठीक है। डेजीविल और ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डीडीएल, तो ये होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। क्या होते हैं, इंपैक्ट, इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। और जो ये लेजर प्रिंटर आप देख रहे हैं ना, लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। डेजी ड्रम लाइन, ये एक इंपैक्ट प्रिंटर है। लेजर हो गया है, ये नॉन इंपैक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, पूछे जाते हैं कई बार इनके प्रकार, ठीक है। इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो एवं वीडियो चलाने को क्या कहा जाता है। इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो और वीडियो चलाने को दोस्तों स्ट्रीमिंग कहते हैं, बोलते हैं ना स्ट्रीमिंग। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलेंगे 16, 17, 18। देखिए ओएसआई रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको स्पेशल ध्यान रखने हैं, जैसे ये हो गया है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। तो नेटवर्क लेयर किस पे किया जाता है, नेटवर्क लेयर पर, ओएसआई की नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा है कि कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी है। देखिए प्राथमिक मेमोरी रैम रोम बोलते हैं ना, तो प्राथमिक मेमोरी कौन सी होगी, तो आपको मिलेगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम होता है ना, ये RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है जो कि आप सभी को मालूम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये प्राथमिक मेमोरी है किसी कंप्यूटर सिस्टम की। 18वां क्वेश्चन है कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए सीपीयू की बात करेंगे ना, सीपीयू, तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, डिकोड, प्रोग्राम अनुदेश, लॉजिकल कार्य करना, प्रोग्राम स्टोर करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सीपीयू में कंट्रोल यूनिट यानी सीयू का काम क्या होगा, बहुत सरल प्रश्न है। लॉजिकल कार्य का जो काम होता है वो एएलयू का होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का। प्रोग्राम स्टोर करने का कार्य होता है मेमोरी का, ठीक है। और जो डिकोड प्रोग्राम अनुदेश होता है किसी प्रोग्राम को डिकोड करने का, तो वो होगा सीयू का, कंट्रोल यूनिट का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 21 तक चलते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है।
ठीक है। अभी आपने दोस्तों एक चीज पढ़ा था, है ना, तो आपको इसका आंसर देना है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा दोस्तों ए, डोस। ठीक है, डोस, DOS, ध्यान रखना है। देखिए यूनिक्स और विंडो 10 ये क्या है दोस्तों, मल्टी यूजर है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डोस आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिक्स मल्टी वाला है। 20वां क्वेश्चन है कि कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, कंपाइलर आपको मिलेगा। तो कंपाइलर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी गूगल तो एक सर्च इंजन आ गया है। MS ऑफिस क्या है, ये बाहर से है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे क्या कहते हैं। कई बार अब प्रश्न आ चुका है, तो वह सॉफ्टवेयर जो वेब पेज दिखाता है उसे वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। देखिए 22वां क्वेश्चन पूछा है कि कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है। देखिए कौन निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है। तो देखिए दूसरे कंप्यूटर में अनधिकृत जाना है, बिना परमिशन के जाना है, तो उसे कहेंगे हैकिंग। क्या कहेंगे, हैकिंग कहना। ठीक है, हैकिंग बोलते हैं ना, हैकिंग हो गया तो बिना परमिशन के चला गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 23वां क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वो क्या प्राप्त करता है, IP एड्रेस, वेब एड्रेस, मैक एड्रेस या कंप्यूटर एड्रेस। तो वह प्राप्त करता है IP एड्रेस। क्या प्राप्त करता है, IP एड्रेस। देखिए पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कुछ समय बाद, शायद 2-4 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद, तो आप यहाँ से इसे एक बार देख लेना, एग्जाम देने से पहले एक बार देख के चलना। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है कि डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है वह कौन सा होता है। डिजिटल सिग्नल है, उसे एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम, तो वो कार्य होता है मॉडेम का। किसका होता है, मॉडेम का। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है मॉडेम। अब 25वां क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन सी है। देखिए जावा, MS वर्ड, MS ऑफिस, C++। तो प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, बहुत सरल प्रश्न है। आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 1 और 4, एक तो जावा हो गया है और एक यहाँ पर C++ हो गया है, ये लैंग्वेज है। ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर है ये। क्वेश्चन नंबर है 26, 27, 28, 29। देखिए 1 गीगाबाइट यानी 1 GB पूछा यहाँ पर। 1 GB की वैल्यू कितनी होती है, 1 GB कितने के बराबर होता है, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, या इनमें से कोई नहीं। 26 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 1 गीगाबाइट का मतलब दोस्तों आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा MB में। 1 मेगाबाइट आपने देखा होगा ना, सबसे पहले बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर KB होता है, फिर MB होता है, फिर GB होता है, फिर TB होता है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो जब यहाँ पर 1024 से जब मेगाबाइट मिलेंगे, MB मिलेंगे, तब जाके वो बनेगा, GB बनेगा। 27वां क्वेश्चन है कि कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल, देखिए नॉन वोलेटाइल, तो आप यहां पर देखिए नॉन, नॉन, ओ की वैल्यू आ रही है ना, ओ की वैल्यू, तो आप चले जाना सीधे ओम पे यानी रोम पे। ठीक है, तो कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलेटाइल है। अगर वोलेटाइल पूछे तो रैम में, नॉन वोलेटाइल पूछे तो रोम में। और ट्रिक याद कैसे करना है, जिन्हें याद नहीं होता है, नॉन, ओ की वैल्यू आ रही है ना ओ में, रोम में ओ की वैल्यू आ रही है, तो आप यहां पर कर लेंगे। और जो कैश है ना, कैश, इसे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी कहते हैं। सबसे तेज मेमोरी चलने वाली कौन सी होती है, कैश मेमोरी। तो सबसे तेज मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 28, 29, कौन से कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए PPT का यूज करते हैं, यानी PPT का। तो MS पावर पॉइंट। ठीक है, MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट का दोस्तों यहां पर हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि कौन कंप्यूटर सिस्टम को दिमाग के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं CPU को। किसे कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए सरल क्वेश्चन है, आपको पहले से आते हैं, बस आप देख रहे हैं ये कि पूछे कैसे प्रश्न है यहाँ पर कंप्यूटर के, है ना। UPSC ने कैसे कैसे प्रश्न आपके सामने रखे हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये पूछा था कि कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। और स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए जो प्रयुक्त भाषा होती है दोस्तों, वो HTML होती है। और मुझे लगता है शायद, अगर मुझे ध्यान है, जो अभी ये पेपर हुआ था शायद रक्षक का, ये इसका बंदी रक्षक का, तो शायद उसमें यही प्रश्न आपको पूछा गया था। यही प्रश्न था शायद, HTML से संबंधित था, है ना, जो अभी लेटेस्ट वाला पेपर हुआ था। तो बताने क्या यही प्रश्न था या कोई और प्रश्न था, अभी बताना। ठीक है, जिन्हें मालूम होगा। 31वां क्वेश्चन है कि प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज
एक्सचेंजेस को इंटरनेट से एक और दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, कहलाता है? देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको याद करने होते हैं ना, तो इसमें ये है टीसीपी आईपी। ठीक है, देखिए प्रोटोकॉल का वह समूह जो ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, एक ओर से दूसरी ओर भेजने में, तो टीसीपी। आप ध्यान रखिएगा आईपी। क्वेश्चन नंबर 32 आपको पूछा गया है कि कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? कौन सी सर्विस लेयर है जो क्लाउड कंप्यूटर में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? हार्डवेयर एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हार्डवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, कि कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? तो हार्डवेयर एज अ सर्विस अलग से उपलब्ध नहीं होती है। 33 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन है आपके सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? ठीक है, सर्च इंजन आपने देखा होगा ना, गूगल एक सर्च इंजन है, फेसबुक तो यहां पर एप्लीकेशन हो गया, एमएस ऑफिस, बिंग। तो जो बिंग हो गया है, गूगल हो गया है, ठीक है, याहू हो गया है, तो ऑप्शन 1 और 4 मतलब सी, यानी ये क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। तो सर्च इंजन कौन से हैं ऐसे कई बार पूछे जाते हैं, वेब ब्राउजर कौन सा है ये भी पूछे जाते हैं कई बार। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस हैं? देखिए पेरिफेरल डिवाइस 3 बार आ चुका है एग्जाम में, क्वेश्चन में अभी अभी आपने देखा। ठीक है, प्लोटर, कंट्रोल यूनिट, स्कैनर और एएलयू। देखिए जो चीज हम बाहर से जोड़ रहे हैं, चाहे ये इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो ये आएंगे पेरिफेरल डिवाइसेस में। ठीक है, अब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना ऑप्शन नंबर 1 और 3, मतलब प्लॉटर, ठीक है, और 3 यानी स्कैनर, तो ये दोनों क्या है? ये पेरिफेरल डिवाइस है। और जो इसकी आंतरिक डिवाइस है, आंतरिक भीतरी पार्ट है इसका, सीयू एएलयू, ये पेरिफेरल में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 35 से लेकर हम 38 तक चलेंगे और यहां पर आपके सामने पूछा गया है 35वें में, कौन सी स्मृति सबसे कम एक्सेस समय होता है? यानी सबसे कम एक्सेस समय, यानी सबसे तेज कौन सी मेमोरी होती है? तो साथियों आपको मिलेगा ऑप्शन के अनुसार यहां पे मिलेगा रजिस्टर। ठीक है, देखिए अगर रजिस्टर भी ऑप्शन में आता है तो रजिस्टर को प्रेफरेंस देना, रजिस्टर ऑप्शन में नहीं आएगा, कई बार नहीं आता है, तो वहां पर तब कैश होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है, स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है रजिस्टर का। 36वां क्वेश्चन है, कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आधारभूत नहीं है, कौन सा नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, प्रक्रिया प्रबंधन करना, वायरस से सुरक्षा। ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो चुका है और वायरस से सुरक्षा इसका सही होगा। ठीक है, कौन सबसे तेज संचरण का माध्यम है? सबसे तेज संचरण का माध्यम कौन सा है? यूडीपी तार, फाइबर ऑप्टिकल तार, कोएक्सियल तार या इथरनेट तार? ठीक है, तेज संचरण सबसे सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन कहां पर होता है? किस केबल के माध्यम से होता है, किस तार के माध्यम से? तो आप कहोगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर तार है ना, सबसे तेज माध्यम होता है। निम्न से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? अब ये कौन सा है यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं है? देखिए जो आपका जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है ना, वो वाला पार्ट कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है, तो ये उसी का ही पार्ट है। डुअल कोर, i7, सेलरॉन या एंड्रॉइड? तो कंप्यूटर प्रोसेसर दोस्तों आपको एंड्रॉइड का नहीं मिलेगा, सेलरॉन i7 डुअल कोर, ये एक प्रोसेसर यहाँ पर नहीं, ये क्या है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मतलब एंड्रॉइड यहाँ पर कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं है, आपको ये ध्यान रख लेना है। डुअल कोर i7 सेलरॉन ये क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर यहाँ पर चलेंगे 42 तक। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में LAN लेन लोकल एरिया, अब बताइए आगे क्या होगा? नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर इसका सही होगा, तो लेन का यहाँ पे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 से कि इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है। देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, थोड़ा सा अलग करके क्वेश्चन को फॉर्मेट करके। तो यहां पर एक इंटरनेट है, उसके पास सभी होस्ट कंप्यूटर के पास क्या होता है? देखिए वो होता है एक यूनिक आईपी एड्रेस, है ना, सभी कंप्यूटर का अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है, यूनिक होता है, सब में अलग अलग होता है, तो यूनिक है वो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, एक यूनिक आईपी एड्रेस। कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज कौन सा नहीं है? रेड हैट लाइन्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब पेजमेकर या ओपन ऑफिस? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना ये एप्लीकेशन, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों आप कहोगे कि लाइनक्स। ठीक है, लाइनक्स क्या है? ये यहाँ पे सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। जो एडोब हो गया, एडोब पीडीएफ, जैसे आप पीडीएफ करते हैं ना, पीडीएफ बनाते हैं, तो पीडीएफ में एडोब के भीतर आती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया है, चाहे पावर पॉइंट हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत आता है ना। ओपन ऑफिस ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये एप्लीकेशन है और बाकी वो क्या है? सिस्टम है।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डीएनएस, देखिए फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, डीएनएस। तो डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। 42 के बाद 43 पे चलेंगे, 44 पे चलेंगे और 46 47 तक चलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, किस अस्थायी भाग में टेक्स्ट व अन्य डाटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान पर चिपकाते हैं? देखिए ऐसा प्रश्न पूछा गया, चिपकाते हैं, है ना। तो मतलब किसी एक चीज में स्टोर करना है और फिर उसे दूसरी जगह ले जाना है, तो वो किस में होता है? तो आप कहोगे कि जो ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे हैं, ये क्लिपबोर्ड यहाँ पर होता है, ठीक है। किस अस्थायी भाग, ध्यान रखिएगा, अस्थायी भाग में टेक्स्ट या अन्य डाटा को भंडारित कर स्टोर कर किसी अन्य स्थान पर चिपकाते हैं, तो क्लिपबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? अच्छा आप बताइएगा। क्वेश्चन 44, रैम है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों बूटिंग। क्या कहलाता है? बूटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रैम के ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करना बूटिंग कहलाता है। एक उच्च गति की स्मृति युक्ति सीपीयू में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है, कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक रजिस्टर है वो, ठीक है। क्या है? एक रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है 46, यूआरएल। यूआरएल इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखिए कंप्यूटर से ज्यादातर फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछी जाती है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म आपको मिलेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ध्यान रखिएगा, लोकेटर ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर मत कर देना, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर मत कर देना, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर मत कर देना, ठीक है। तो ये होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट की क्या होगी? अब देखिए एक चीज यहां पर बोला है कि एमएस वर्ड है ना, एमएस डॉक्यूमेंट जब हम काम कर रहे हैं, जो हमने अंतिम क्रिया की है उसे परिवर्तित करने के लिए, है ना। मान के चले हम कुछ लिखे थे, हमने गलती हो गया, फिर हमने उसे चेंज करना है उसी समय, तो कौन सी की दबाएंगे हम? तो जी हाँ, हम दबाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस जेड, है ना। हमने उसे वापस करना है, बैक करना है, तो परिवर्तित करने के लिए, तो वापस करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड। अच्छा, दोबारा डालने के लिए, रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? कट होता है। और कंट्रोल प्लस सी से, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, और कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है दोस्तों? पेस्ट होता है। ये दो तीन चीजें बेसिक है, आप सभी को मालूम है। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट, कंट्रोल प्लस एक्स से कट, कंट्रोल प्लस जेड से यहां पर क्या होगा? अंडू होगा, और कंट्रोल प्लस वाई से क्या होगा? रीडू होगा, दोबारा से करना, रीडू, कंट्रोल प्लस वाई। 48 से लेकर यहां पर 53 तक चलेंगे। देखिए एमएस ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। देखिए 2007 की बात कर रहे हैं, तो एमएस वर्ड का जो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है ना, पीछे जो डॉट के बाद लगाया जाता है, वो क्या है? तो आप कहोगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होगा, डॉट DOCX, ठीक है, डॉट DOCX, डॉक्स। तो डॉक्यूमेंट का यही होता है, ठीक है। पीपीटी प्रेजेंटेशन का होता है, और जो एक्सएलएस दिखा है ना, उसका होता है, ये एक्सेल का होता है। 49वां क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? तो 49 का राइट आंसर आपको मिलेगा SMTP, ठीक है, SMTP। तो कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल सुविधा प्रदान करता है? तो SMTP है। सॉफ्टवेयर जो आपके वेब पेज दिखाने की आगे देता है। फिर दोस्तों देखिए 3 क्वेश्चन आपको रिपीट हो चुके हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाने का काम करता है, वेब ब्राउजर है। SQL, देखिए इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। SQL इसकी फुल फॉर्म क्या है? SQL, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL। कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो मस्तिष्क कंप्यूटर का क्या कहलाता है दोस्तों? CPU। क्या कहलाते हैं? CPU। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट, तो जी हाँ, आप कहोगे कि 1024 किलोबाइट से। देखिए है ना, यहाँ पर अभी इसके बारे में एक पूरा से मैंने अलग पेज रखा है, जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा। चलते हैं तब तक अगले क्वेश्चन पे। ये यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 54, 55 और 56वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हाफ बाइट कहलाती है। तो साथियों देखिए, आप सभी को मालूम होगा, आपको याद भी होगा अच्छे से, कि सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ठीक है। और सबसे छोटी जब इकाई होती है कंप्यूटर की, वो बिट होती है। और जब 4 बिट मिलते हैं तब जाके दोस्तों क्या होता है कि एक निब्बल बनता है, ठीक है। और जब 8 बिट मिलते हैं तब जाके एक बाइट बनता है। तो ये चीजें दोस्तों आपको अच्छे से
मालूम है। अब यहाँ पर बोला है कि हाफ बाइट है ना, हाफ बाइट का मतलब कितना हुआ, हाफ बाइट का मतलब दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, हाफ बाइट का मतलब हो गया यहाँ पर 4 बिट की बात कर रहा है, और 4 बिट का मतलब कितना होता है, एक निब्बल होता है। तो सिंपली हाफ बाइट का मतलब यहाँ पर होगा एक निब्बल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है। तो देखिए चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक दोस्तों LTE है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त जो IC चिप्स होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर तो दोस्तों यह क्वेश्चन थे जो आपको पूछे गए थे। अब हमने आपके लिए कुछ और क्वेश्चन रखे हैं, हमने बहुत पहले भी आपको करवाए थे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और कंप्यूटर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। तो एक आइडिया आपको लग गया है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब जरा इन्हें देख लिए, थोड़ा बहुत जो कसर बचती है आपको यहाँ पर पूरी हो जाएगी। देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित दोस्तों नहीं है, ठीक है। कुछ फुल फॉर्म है, कंप्यूटर से ज्यादा फुल फॉर्म ही आपको पूछी जाती है। VGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे, CJ का मतलब कलर ग्राफिक्स एरे, VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आप CGA देख रहे हैं ना, कंप्यूटर ग्राफिक एरे ना होकर बल्कि कलर ग्राफिक्स एडेप्टर होता है। CJ का मतलब ध्यान रखिएगा, VJ का वीडियो ग्राफिक्स एरे, VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 58 है कि WWW का आविष्कार किसने किया है। तो प्यारे साथियों राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली। अब जरा यहां पर देखिए, ठीक है, 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसकी स्थापना की थी, इसका आविष्कार किया था WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एलन ट्यूरिंग जो है उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। डगलस एंजर्ट की बात करते हैं तो इन्होंने माउस का आविष्कार किया है। और चार्ल्स बेबेज की जब हम बात करते हैं ना, तो इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं, कंप्यूटर का पितामह भी इन्हें कहते हैं। 59 60वां क्वेश्चन है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में लोकप्रिय हैं। तो देखिए दोस्तों एक चीज आपको ध्यान होगा, स्यूमर क्रे। तो क्रे नामक आपने क्या देखा होगा कि एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो इन्होंने ये बनाया था, तो आपको पूछा जाता है कि क्रे सी क्रे या फिर कुछ और क्रे नाम से वो क्या है। तो क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। तो स्यूमर क्रे ने बनाया था। तो भारत में जो कहा जाता है वो विजय पांडुरंग को कहा जाता है। ऑप्शन सी आप देख रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर का जनक है सिम्योर क्रे, ये स्पेशल ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर है 60वां है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस दोस्तों जो आपको नहीं मिलेगा, तो इनपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर में जिससे डाटा इनपुट होता है, और आउटपुट डिवाइस माने जिससे कंप्यूटर का डाटा आउट होता है, बाहर आता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपको प्लॉटर मिलेगा। अब देखिए इनपुट डिवाइस आपके सामने है, बेसिक प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न कई बार आ जाते हैं। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है ना, जो गेम खेलने वाली, जिसे हम क्या करते हैं कि इधर उधर घुमाते हैं ना, तो जॉयस्टिक होता है, टच स्क्रीन होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, पंचकार रीडर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, ये सभी दोस्तों इनपुट डिवाइसेस हैं। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 62 पे चलेंगे, और पूछा गया है 61वां कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और वेबकैम। देखिए जिससे डाटा आउटपुट होता है वो आउटपुट डिवाइस होती है ना, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों। चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया गया था। तो देखिए दोस्तों इसकी तिथि आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना 1834, कहीं पर आपने 1835 देखा होगा, कहीं पर आपने 1833 देखा होगा, तो 1834 आपको इसका ज्यादा सटीक आंसर मिलेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब देखिए आउटपुट डिवाइस की बात करें तो डिस्प्ले मॉनिटर हो गया, स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर होता है, मतलब जिससे भी डाटा आउटपुट होता है, बाहर आता है, वो सारे हैं आउटपुट डिवाइस। प्रथम प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है। तो प्रथम प्रोग्रामर के रूप में दोस्तों जाना जाता है वो ऑगस्टा लवलेस को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा प्रथम प्रोग्रामर के रूप में जिन्होंने प्रथम प्रोग्रामर है, प्रथम प्रोग्राम बनाया था वो था ऑगस्टा लवलेस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब जरा यहाँ पर देखिए जो वान न्यूमैन है ना, इलेक्ट्रॉनिक देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो इडवेक है ना, इडवेक, इसका इन्होंने डिजाइन किया था। तो इडवेक कंप्यूटर का डिजाइन किया था वॉन न्यूमैन ने। होप की बात करेंगे तो टेड होप इज द बेस्ट नाउन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो जो ये टेड होप है ना, इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे एलन ट्यूरिंग तो आपने पीछा भी देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, एनिक में सी का अर्थ क्या है। एनिक में दोस्तों सी का अर्थ क्या होता है। तो एनिक में सी का अर्थ होता है कंप्यूटर। क्या होता है, कंप्यूटर। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जॉन मार्शली और जेपी एकर्ट द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 65वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है।
बेसिक प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा होगा। अभी आपने पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, वहां पर भी आपने नोट किया होगा कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना। तो यहां से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एक साथ देख लीजिए, ठीक है। एक होता है इसका आंसर बिट। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अब एक चीज देखिए कि सबसे छोटी इकाई होती है बिट। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट, ठीक है। और जब 4 बिट मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? एक निब्बल बनता है। एक निब्बल का बनता है, 4 बिट का बनता है। और जब 8 बिट मिलते हैं तब जाके दोस्तों यहां पर क्या बनता है? क्या बनता है यहां पर? 8 एक बाइट बनता है। और अभी पीछे प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि हाफ बाइट का मतलब कितना होता है, यानी 1/2 जो यहां पर आप बाइट देख रहे हैं, इसका मतलब कितना होगा? तो इसका मतलब हाफ बाइट का मतलब कितना हो गया? हाफ बाइट का मतलब हो गया 4 बिट। और 4 बिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 4 बिट की वैल्यू होती है एक निब्बल के बराबर। तो यही पूछा था अभी पीछे वाले प्रश्न में कि हाफ बाइट का मतलब कितना होता है? हाफ बाइट का मतलब होता है एक निब्बल। तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब 1024 बाइट मिलती है तब जाके 1 केबी बनेगा। 1024 केबी जब मिलेगी, किलो बाइट मिलेगी, तब 1 MB बनेगा। 1024 MB मिलेगी तब 1 GB बनेगा। और 1024 GB मिलेगी तब 1 TB बनेगा। और जब 1024 TB मिलेगी तब जाके 1 PB बनेगा, पेटाबाइट बनेगा। और यहां पर भी ध्यान रखिएगा, जब 1000 PB मिलेगी तब जाके 1 एक्साबाइट बनेगा। तो कर्म इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। MB हो गया, देखो सबसे पहले हो गया बिट, ठीक है। फिर हो गया यहां पर बाइट। फिर आपको ध्यान रखना है केबी। फिर आपको एमबी। केबी के बाद एमबी। एमबी के बाद दोस्तों जीबी। जीबी के बाद क्या है? टीबी। टीबी के बाद क्या है? पीबी। पीबी के बाद है ईएक्स, ठीक है, एक्साबाइट। तो ये कर्म दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, अच्छे से ध्यान रख लेना है, ऐसे पूछे जाते हैं। तो टेरा के बाद पेटा आएगा, पेटा के बाद एक्सा आएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 66। और यहां पर पूछा गया है कि कंप्यूटर की गति MIPS में मापा जाता है। MIPS में M का मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, MIPS का मतलब होता है मिलियन में, ठीक है, मिलियन में। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। कंप्यूटर की गति मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में हम मापते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में सर्वप्रथम हुआ था? तो देखिए कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग होता है ना, कब होता है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है यहां पर दूसरी पीढ़ी में। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले पहली पीढ़ी में जो आता है वो आता है 1949 से लेकर 54 तक का इसका काल था। वैक्यूम ट्यूब इसमें प्रयोग किया जाता था, ठीक है। फिर दूसरी पीढ़ी में दोस्तों यहां पर आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में है, सॉरी, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में। फिर तीसरी पीढ़ी में दोस्तों आईसी चिप का प्रयोग होता है, ठीक है, जो लगभग 1964 से लेकर 80 तक था। फिर तीसरी चिप पीढ़ी आपने देख लिया आईसी चिप का। चौथी जो यहाँ पर पीढ़ी है, चौथी जनरेशन है यहाँ पर कंप्यूटर की, वहां पर एलएसआई का प्रयोग करने लगे थे। और पांचवी की बात करें, यहाँ पर हम भी एलएसआई के हम प्रयोग करने लग गए हैं। तो ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 69। देखिए आईसी का विकास किसके द्वारा किया गया है? जो आईसी चिप है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो जैक किल्बी, ठीक है, जैक किल्बी के द्वारा इसका विकास किया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो जॉन बेकस है ना, जो फोटोन लैंग्वेज है ना, फोटोन लैंग्वेज, फोटोन क्या है? एक प्रकार की लैंग्वेज है। तो फोटोन लैंग्वेज का विकास किया था जॉन बेकस ने, ठीक है। और रे टॉमलिंसन की बात करते हैं तो ईमेल का आविष्कारक है। ईमेल के आविष्कारक कौन है? रे टॉमलिंसन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे 69। देखिए यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म आपके सामने और आ चुकी है, ये आपको देखना है। निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, एलईडी का मतलब होता है लाइट इलेक्ट्रॉनिक डायोड, एलसीडी का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एमआईसीआर का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा ये ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। और इसका मतलब होता है दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड। तो कंप्यूटर से ज्यादातर फुल फॉर्म ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंटर की जो गति है इसे हम किस में मापते हैं? तो प्रिंटर की गति हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे हम करेक्टर पर सेकंड में हम मापेंगे, ठीक है। तो प्रिंटर की गति हम करेक्टर पर सेकंड में मापेंगे, या हम पेजेस पर मिनट के हिसाब से हम इसे मापते हैं। अब देखिए जो हर्ट्ज है ना, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। और जो सुपर कंप्यूटर है, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है, कई प्रीवियस ईयर एग्जाम में और कई दूसरे स्टेट के एग्जाम में, कि जो सुपर कंप्यूटर की जो गति है, स्पीड है, वो हम किस में मापते हैं? तो फ्लॉप्स में मापते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। और प्रिंटर की क्वालिटी आपको पूछी जाए कि किसमें देखी जाती है, तो डॉट्स पर इंच में प्रिंटर की क्वालिटी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 दोस्तों, यहां पर पूछा है आईसी चिप बनाई जाती है। तो ये रिपीट हो चुका है प्रश्न दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। सिलिकॉन से आप जरा ये ध्यान रखिएगा कि जो आईसी चिप है ना, ये जैक किल्बी ने बनाई थी। और सिलिकॉन जो है, इसका जो परमाणु क्रमांक है 14वें नंबर पर है।
तो क्वेश्चन नंबर 71 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलेंगे। जो चुंबकीय डिस्क है ये किस पदार्थ की परत लगी होती है? तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो शायद आप सोच रहे होंगे रिपीटेड हुए हैं, तो कुछ रिपीटेड होंगे, है ना। लेकिन एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चन आपको नए ही मिलने वाले, अलग मिलने वाले हैं। तो चुंबकीय डिस्क में यहां पर आपको आयरन ऑक्साइड दोस्तों ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कंप्यूटर प्रणाली में बग क्या होता है? तो जो कंप्यूटर प्रणाली होती है ना, कंप्यूटर प्रणाली में बग का मतलब होता है एरर। क्या होता है? एरर। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों कि सर्वाधिक तेज गति से कार्य करने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो सर्वाधिक तेज गति से कार्य करने वाला जो प्रिंटर है दोस्तों, यह है लेजर प्रिंटर। क्या है? लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, देखिए जल्दी कर लेते हैं, है ना। आपको क्वेश्चन केवल ये देखने हैं कि आपको आता है या नहीं आता है, और जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है ये किस काम के लिए बना है? तो देखिए दोस्तों, जो पैकमैन कंप्यूटर है ना, पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है ये खेल के लिए स्पेशल बना है। किसके लिए बना है? खेल के लिए बना है। और भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? अब देखिए सुपर कंप्यूटर की बात की गई है, ठीक है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो विकसित सुपर कंप्यूटर था, इसका नाम दोस्तों आपको मिलेगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, अनुपम आपको मिलने वाला है। क्या मिलेगा? अनुपम आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो परम 800 है या शायद 8000 होगा, नहीं परम 800 ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? सीडेक के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? एक सीडेक है पुणे में, वहां पर कंपनी है, इसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। ये चीजें ध्यान रखना आपको। और जो पेस है ना, ये डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। और सिद्धार्थ आपने अभी देखा था पीछे, जो सिद्धार्थ है ये भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहां पर आप देखेंगे 77 कि व्यक्तिगत तौर पर हम किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? जो हम व्यक्तिगत रूप में प्रयोग कर रहे हैं ना जो कंप्यूटर, ये कौन सा कंप्यूटर का प्रकार है? माइक्रो है, सुपर है, मिनी है, या मेन फ्रेम है? तो 77 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके कंप्यूटर के टाइप्स पूछे ना, जैसे एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब जो यहां पर आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर, ये माइक्रो में आता है, मिनी में आता है, मेन फ्रेम में आता है, सुपर कंप्यूटर में आता है। तो ये चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रख लेनी है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट मिलेंगे आपको यहाँ पर माइक्रो, अच्छा, मिनी मिलेगा, मेन फ्रेम मिलेगा, और सुपर कंप्यूटर मिलेगा। और जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, माइक्रो कंप्यूटर, इसी माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट आपको मिलेंगे डेस्कटॉप, है ना, लैपटॉप, और जो हैंड हेल्ड होता है, जो हम हाथों से ले जाते हैं इधर उधर। तो माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट है जो हमारा कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, ठीक है। और हैंडहेल्ड में जैसे मोबाइल, टैबलेट, ये पीडीएफ वगैरह, ये क्या है? हैंडहेल्ड कंप्यूटर से। कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन को बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? तो देखिए ये एक होता है मॉडेम, ठीक है, मॉडेम। मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 79 है, कुछ फुल फॉर्म है दोस्तों, अभी हाल ही में पूछा गया था, एचटीएमएल, है ना। तो एचटीएमएल एक क्या है? एक लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये तो सही है, सुमेलित नहीं है, आपको देखना है। एक्सएमएल का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख लीजिए, यहाँ पर जो भी है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? जैसे XHTML है तो एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। स्वान जो यहाँ पर है सिंपल वाइड एरिया नेटवर्क, नहीं, ये सिंपल नहीं है, स्टेट है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्वान की फुल फॉर्म होती है। तो HTML दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी फुल फॉर्म के लिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो साथियों, सबसे सुपर कंप्यूटर जो है ना वो फ्रंटियर है। ये जो फ्रंटियर है ना, फ्रंटियर, ये फ्रंटियर क्या है कि ये सबसे बड़ा वर्तमान में सुपर कंप्यूटर है। पहले फोगाकू था जो जापान का था, अब फ्रंटियर है जो यूएसए का है। और दूसरा स्थान फोगाकू का मिलेगा। और जो सुमो क्रे ना, देखिए क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और इसका निर्माण कराया था शिमोर क्रे ने। और शिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है यहां पर 81, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए आईबीएम का पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का जो पूरा नाम है साथियों वह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब जरा यहां पर देखिए, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न दोस्तों आ चुका है कि जो बिग ब्लू है वो किसे कहते हैं?
आप सोचोगे शायद यार कि ये ट्विटर को कहेंगे, है ना? नहीं, जो बिग ब्लू है ना, ये इसी कंपनी को कहते हैं जो आईबीएम कंपनी है। आईबीएम जो कंपनी है, इसी को बिग ब्लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 1911 में इसका शुरुआत हुआ था और रिकॉर्डिंग कंपनी का नाम था, देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आप इसे पढ़ लीजिएगा, कंपनी की शुरुआत 1911 में होती है। कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से हुआ था, जिसे 1924 में बदलकर आईबीएम मशीन कर दिया गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 82 है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है इसमें प्रोग्राम दोनों होते हैं। देखिए, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है, और हाइब्रिड में दोनों को कंबाइंड होता है, डिजिटल भी होता है, एनालॉग टाइप भी होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, देखिए, जब किसी फाइल में अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, उसे कहते हैं। देखिए, जब किसी फाइल में अनुदेश इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आएगा। देखिए, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग जो शब्दावली है ना कंप्यूटर की, उसका मतलब होता है कि डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना, सॉर्टिंग करना। ठीक है, और यहीं पर अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि जो रेडुडेंसी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ही डाटा को कई जगह सेव करना रिडंडेंसी कहलाता है। और यहीं पर दोस्तों मल्टीटास्किंग की बात करें तो एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने का जो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है, उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो ये फुल फॉर्म है, मतलब इनका मतलब है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मेमोरी साइज कौन सा है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी मेमोरी साइज कौन सा है? टीबी है, वाईबी है, जीबी है, या फिर जेडबी है? तो आंसर दोस्तों इसका आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अब जरा यहां पर देखिए और आपको याद करना है। ठीक है, देखिए, जीबी तो आपको मालूम है, जीबी तक तो सभी को नॉर्मली मालूम होता है, टीबी तक भी लगभग सभी को मालूम होता है। ठीक है, 1024 जब एमबी मिलती है, मेगाबाइट मिलती है, तब जाके 1 जीबी बनती है। और जब 1024 जीबी मिलती है, तब जाके 1 टेराबाइट बनती है, 1 टीबी बनती है। और जब 1024 टीबी मिलती है, तब पेटाबाइट बनता है। और जब 1000 पीबी बनती है, पेटाबाइट मिलती है, तब एक्साबाइट बनता है, फिर जेटाबाइट और फिर योटाबाइट। तो इनका क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जीबी टेरा, जीबी हो गया, टीबी हो गया, पीबी हो गया, है ना? ध्यान रखिएगा, जीबी, जीबी के बाद पीबी, टीबी, टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद ईबी, और ईबी के बाद जेडबी, और जेडबी के बाद वाईबी। तो सबसे बड़ी है वाईबी, योटाबाइट, 1024 जेडबी के बराबर होती है, यानी जेटाबाइट के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 86 पे चलेंगे। यहां पर पूछा है कि ओरेकल क्या है दोस्तों? बताइएगा ओरेकल क्या है? तो देखिए दोस्तों, ओरेकल जो आपको मिलेगा ना, ये ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या मिलेगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ये मिलेगा। असेंबलर क्या है? असेंबलर, तो देखिए दोस्तों, असेंबलर की जब हम बात करते हैं ना, असेंबलर की, तो असेंबल भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने का ये काम करता है। ठीक है, असेंबलर क्या है कि ये जो भाषा है, असेंबली भाषा है ना, असेंबली भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज लाइन वाली बाई लाइन मशीन, देखिए, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन, ठीक है, एक एक करके, एक एक लाइन करके मशीन भाषा में बदलता है, वो इंटरप्रेटर होता है। तो पूछ लिया जाता है कई बार, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है ना? क्वेश्चन नंबर यहां पर है कि BIOS का फुल फॉर्म क्या है? BIOS, तो देखिए, BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, जो ASCII है ना, इसका मतलब दोस्तों यहां पर अमेरिकन तो होगा, फिर आपको ध्यान रख लेना है स्टैंडर्ड, फिर कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो यहां पर आप देख लीजिए, आपके सामने मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर 90 है कि किसी सॉफ्टवेयर की प्रणाली में कार्य प्रणाली की जांच करके उसमें एरर ढूंढकर उसे ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है, वो कंप्यूटर भाषा में क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, डेविंग मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इनमें से कौन सी नहीं है? फोटोन, कोबोल, बेसिक, सीडेक। तो देखिए, सीडेक तो एक संस्था है ना, जिसने परम जो सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण करवाया था। तो अब जरा यहां पर देखिए, ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है।
जब हम फोटोन की बात करते हैं ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन की बात करें, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबल की बात करें तो ये भी दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक, जो बेसिक आप देख रहे हैं, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी, सी प्लस और लोजोल, तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फोटोन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। पाइथन तो सिंपल पाइथन हो गया। कोबोल का मतलब होता है दोस्तों, कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है निम्नलिखित में से, ऑप्शन में आ सकता है, तो कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक की बात करें दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जॉन केमनी द्वारा इसका विकास किया गया था। और सी की बात करें तो डेनिस रिची, जो सी लैंग्वेज है ना, सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की है वो डेनिस रिची ने की थी विकसित 1972 में। 92 है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो देखिए, नेटवर्क का प्रकार नहीं है दोस्तों, वह जैन है। अब जरा यहां पर देखिए, पूछा जाता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जब हमें लोकल मतलब मान के चलो कि हमें एक बिल्डिंग में ही जाना है, तो वहां पर हम लेन नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। मैन का मतलब होता है मेट्रोपोलियन, जैसे कुछ छोटे मोटे शहर होते हैं, वहां पर अगर इंटरनेट का प्रोवाइड करवाना है तो मैन नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। और वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़े एरिया में नेटवर्क में नेटवर्क प्रोवाइड करवाना है, इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है, तो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तीन ही नेटवर्क का प्रकार होते हैं, लैन, मैन, वैन। ईमेल भेजने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों, जो यहां पर आपको मिलेगा वो मिलेगा एसएमटीपी। देखिए, एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहीं पर दोस्तों जो एफटीपी है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे बोलते हैं। इंटरनेट में फाइल अपलोड करने के लिए मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। और यहीं पर POP3 की बात करते हैं ना, POP3 की, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इसका प्रयोग ईमेल को रिसीव करने के लिए प्रयोग होता है। देखिए, एसएमटी का मतलब होता है ईमेल में मुख्यतः ट्रांसफर करने के लिए, भेजने के लिए, ठीक है। पॉप का होता है रिसीव करने के लिए ईमेल में। एचटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और एसएमटीपी के फुल फॉर्म आप यहां पर देख रहे होंगे। और इंटरनेट में फाइल अपलोड करने के लिए एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अल्टाविस्टा, ऑरकुट, बिंग या वेबमिंग। तो देखिए, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, ठीक है। अल्टाविस्टा, ऑरकुट, विंग, ये तीनों दोस्तों यहां पर सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 95 है, ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए, अब जरा फिर से यहां पर रिवाइज कर लीजिए। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन ने किया था, ठीक है, चलेंगे। और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, डॉस, यूएसबी, वीपीएन, वीएलएसआई सही सुमेलित है कौन सा? देखिए, फुल फॉर्म आपके सामने पूछी गई है, तो कंप्यूटर में ज्यादातर फुल फॉर्म ही पूछी जाती है या फिर आपको शॉर्टकट की पूछी जाती है। तो डोस का मतलब क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये सही है। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ये भी दोस्तों सही है। वीपीएन आजकल बहुत चल रहा है, तो वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सभी सही है। ट्विटर का आविष्कार 2006 में किसने किया था दोस्तों? तो देखिए, ट्विटर का आविष्कार किया था जैक डॉर्सी ने। किसने किया था? जैक डॉर्सी ने। अब जरा यहां पर देखिए, ट्विटर का आविष्कार किया था जैक डॉर्सी ने, ठीक है। ट्विटर का आविष्कार किया था जैक डॉर्सी ने। ट्विटर का आविष्कार 2006 में जैक डॉर्सी ने किया था। और जो ऊपर वाले आप तीन देख रहे हैं ना, ये यूट्यूब का आविष्कारक है, 2004 में किया था। और मार्क जुगरबर्ग ने ही 2004 में फेसबुक का आविष्कार किया था। और ट्विटर का सिंबल दोस्तों कौन सा है? लॉरी बर्ड है। क्या है? लॉरी बर्ड। अगला चलेंगे, अब ट्विटर का नाम चेंज होकर दोस्तों एक्स हो चुका है, आपको मालूम होगा ना। अगला क्वेश्चन 1999 का आंसर आपको पहले ही मिल चुका है। देखिए, इंटरनेट पर अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंचने से रोकता है, यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कई बार, और यूकेपीएससी यूकेएसएससी दोनों ने पूछा है। तो देखिए, अनधिकृत जो व्यक्ति हैं, उन्हें, उन व्यक्तियों की पहुंचने को जो रोकने का काम करता है वो फायरवॉल होता है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, ये शुद्ध शब्द लिखने के लिए भी आता है कि अनधिकृत सही है या अनाधिकृत सही है। एक होता है अनाधिकृत, है ना, और एक होता है अनधिकृत, जो यहां पर हमने लिखा है। तो अनधिकृत दोस्तों ये शुद्ध होता है, अनाधिकृत अशुद्ध होता है, यह भी थोड़ा आपको मालूम होगा। 99 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत दोस्तों 1995 में हुई थी, ठीक है। अब जरा एक चीज आपके सामने यहां पर व्याख्या देख लीजिए, जो फ्लैश
फ्लेम है ना, फ्लेम, ऑनलाइन चैटिंग में जो अपमानजनक भाषा होती है ना उसे कहते हैं फ्लेम को। ठीक है, फ्लेम का मतलब होता है जो ऑनलाइन चैटिंग में अपमानजनक भाषा होती है उसे कहते हैं। और हैकर का मतलब तो ये होता है जब कोई आपके उसमें अनधिकृत व्यक्ति पहुंचता है ना, हैक करता है आपके सिस्टम को, और जो पहुंचने से रोकता है वो फायरवॉल होता है, और जो पहुंचने का कार्य करता है वो हैकर होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 है, इंटरनेट में किसी उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड, लॉगिन या अन्य किसी गुप्त रूप से प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रयास किया जाता है। देखिए, अब इंटरनेट पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा जो पासवर्ड यूज कर रहा है ना, या लॉगिन कर रहा है, या अन्य जानकारी जो गुप्त रूप से प्राप्त करना है, इसका प्रयास करना क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, ये कहलाता है फिशिंग। क्या कहलाता है? फिशिंग। अब जरा यहां पर देखिए, एक होता है इनक्रिप्शन। ठीक है, आपको मालूम होगा इनक्रिप्शन बोलते हैं कि किसी सूचना को गुप्त सूचना में बदलना। आपको मालूम होगा जैसे हमारा व्हाट्सएप होता है ना, हमारा जो मैसेज होता है वो अगर दूसरे तक जाता है तो बीच में क्या होता है कि ये कोड के माध्यम से भेजते हैं, जैसे क्यूआर कोड होता है कई बार, है ना। तो क्यूआर कोड में क्या होता है, इनक्रिप्शन होता है कि वो सूचना को गुप्त कर देता है, किसी दूसरे नहीं पढ़ पाए उस चीज को, इसलिए उसे क्या कर देता है, गुप्त कर लेता है। तो यहां पर ये होता है। और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है पुनः, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि पुनः गुप्त कोड को सामान्य सूचना में बदलना। इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100 है कि कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इंपैक्ट प्रिंटर जो नहीं है वो थर्मल प्रिंटर है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आपको बताया था मैंने, DDL। DDL का मतलब होता है इंपैक्ट प्रिंटर। DTL का मतलब इंपैक्ट प्रिंटर, DD का मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, D का मतलब होता है डेसिबल प्रिंटर, L का मतलब होता है लाइन प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, इस L का मतलब लेजर नहीं होगा। जो लेजर प्रिंटर होता है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तो DDL, डॉट डेजी लाइन। ठीक है, ये इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। थर्मल, लेजर, ये सभी क्या होते हैं, या ड्रम की बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, नॉन इंपैक्ट होते हैं। डॉट डेजी लाइन, ऐसा ध्यान रखिएगा, इंपैक्ट प्रिंटर है। 102वां क्वेश्चन है कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो देखिए, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपको डेजिविल प्रिंटर नहीं मिलेगा, जैसे आपको बताया था। ठीक है, ये सभी हैं। थर्मल हो गया, यहां पर ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो देखिए, शॉर्टकट की ब्राउजर को बंद करने के लिए होता है Ctrl+W। ठीक है, Ctrl+C का मतलब क्या होता है, Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी, आपको आसानी से मालूम होगा। Ctrl+V का मतलब क्या होता है, Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट करना। क्या होता है, पेस्ट करना। आपने कोई भी डाटा लिखा है, मतलब कोई भी डाटा आपने कॉपी किया है, उसे फिर Ctrl+V से पेस्ट करते हो। और वाई का मतलब होता है दोस्तों, यहां पर क्या होता है, रीडू, यानी दोबारा से करना। ठीक है, अगर आपने क्या किया कि आपने कुछ लिखा था और आपको उसको उसी को कॉपी करके फिर दोबारा लिखना है, रीडू करना है, तो वाई से दबाओगे। और एक होता है Ctrl+Z, इसका मतलब होता है अनडू, पीछे वापस आना। आपने कोई लिखा, आपको वही नहीं लिखना चाहता, आप Ctrl+Z दबा दो, पीछे हो जाएगा वो, अनडू। तो क्वेश्चन यहां पर ये ध्यान रखिएगा, रीडू का मतलब Ctrl+Y। अल्ट्रा वायलेट तरंगों को प्रोग्राम में सुधारा या मिटाया जा सकता है। देखो दोस्तों, जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती है ना, जो परावैंगनी किरणें होती हैं, इन तरंगों को प्रोग्राम में सुधारा या मिटाया जा सकता है। किस रोम में, तो वो होता है EP रोम में। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रैंडम रीड ओनली मेमोरी। तो ये चीज आपके सामने होगी। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब होता है रैम। देखिए दोस्तों, दो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था अभी। एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल में साउंड कैसी आ रही है, ओ की आ रही है। किसकी आ रही है, ओ की साउंड आ रही है। तो ओ से आप रोम में चले जाओगे। ठीक है, तो रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। और वोलेटाइल की बात करें तो रैम है। जिन्हें याद नहीं होता है उनके लिए है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, कभी इसकी परिभाषा आपको पूछी जाए, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर पूछे जाए कि रैम मतलब क्या होता है, देखिए रैम का मतलब होता है कि ये अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, और यदि विद्युत सप्लाई चली जाए तो इसमें जो संग्रहित डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है, हट जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 106 है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है दोस्तों, और आप पहले से ही जानते हैं। ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, जिससे कि आपका ज्यादा समय ना लगे और जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। विंटन शेर्प इसका नाम है। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था। डगलस ने माउस का आविष्कार किया था। एलन ट्यूरिंग प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को उन्होंने विकसित किया था। तो दोस्तों, यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन थे ना, ये थे, यहां पर क्या थे,
ये थे कंप्यूटर के क्वेश्चन। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आपके लिए 100 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हम ला रहे हैं। शायद आज नहीं ला पाएंगे, काफी लंबी क्लास हो जाए, वो हो जाएगी, है ना, क्योंकि अभी हमने लगभग 30 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। तो आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ऐसे आएंगे, जैसे इसरो होता है ना। इसरो के बाद जैसे बात करें नासा की बात करें, इसरो नासा की बात करें, या फिर स्पेस एक्स की बात करें, या फिर कोई भी अंतरिक्ष गतिविधियां हैं, सैटेलाइट्स हैं, या फिर डीआरडीओ की बात करें, जो नई तकनीक बनी गई है, चाहे हम बात करें नए हथियार हम बनाए गए हैं, किसी से हमने परचेज किया है, तो वो सभी क्या आएंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आएंगे। इसी में एक पार्ट है साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्राइम से रिलेटेड, जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, वो भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसके लिए आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपके लिए कुछ क्वेश्चन फंस जाए वहां से। तो यहाँ पर दोस्तों ये है। तो फिलहाल साथियों आपके लिए इतना ही है, आपको नए मिलेंगे हम नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, एक प्रश्न पे करेक्शन कराना था। वैसे हमने जो कल हमने आपको एक क्लास दी थी, उसमें हमने मेंशन कर दिया था कि हमसे ये मिस्टेक हुई है, इसे सुधार देना। मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक दोस्तों यह थी कि जैसे प्रतिरोध होता है ना, जैसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, इसका सिंबल ये होता है, हमने सही बताया। दूसरा था दोस्तों, एक होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसे इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है। हमने इसकी जो इकाई है वो मोह कर दी थी। जो मोह है ना, ये मोह का सिंबल है, जो उल्टा ओम दिखाई दे रहा है, ये और ये, ठीक है। ये तो ओम होता है, और इसी को आप ऐसे कर दो तो ये जो होता है, ये होता है मोह, इसे बोलते हैं मोह का सिंबल। जो मोह की इकाई, मोह है ना, वो कंडक्टेंस, जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस, यानी हम इसे बोले चालक। जो चालक होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध यानी रोकता है किसी को, चालक का मतलब जो चलने देता है, जैसे हमारी जो कोई वायर होती है कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो चालक क्या है? ये चालक की इकाई होती है मोह, ना कि दोस्तों प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो ओम मीटर होती है। ये दोस्तों करेक्शन था, आपको यही हमें करेक्शन कराना था, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको फिर नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।